देहिका का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और हर रोज़ की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के, और इन खबरों का क्या हमारे जीवन पर असर होगा उसका विश्लेषण करने के लिए मनी 9 के एग्जीक्यूटिव एडिटर शुभम शंकर हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। और जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का दस्तूर रहा है कि सबसे पहले हम आपको ऑन द शो के ज़रिए ये बताते हैं कि आखिर में आज किन महत्वपूर्ण विषयों पे हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अब नहीं आएगी स्पैम कॉल। स्पैम कॉल को लेकर के मनी सेंट्रल में लगातार हम विश्लेषण करते रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं कि सरकार की तरफ से कई कदम उठाने के बावजूद स्पैम कॉल रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन आज कौन से कदम सरकार उठा रही है और क्या इससे स्पैम कॉल रुक पाएगी, इस पर डिटेल में होगी बातचीत। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, इस पर जीएसटी काउंसिल क्या कुछ फैसला ले सकती है, इस पर भी हम करेंगे विस्तारपूर्वक बातचीत। हिंडनबर्ग पर सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका है, इस हिंडनबर्ग का मामला काफ़ी समय उबाल पर है। इसको लेकर के हर अपडेट पर हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं और आज भी इस पर करेंगे विस्तारपूर्वक बातचीत। एप्पल पर सीसीआई की क्या मजबूरी है, क्या ऐसी घटनाक्रम घटा है कि सीसीआई को एप्पल के सामने मजबूर होना पड़ा है, पूरी खबर डिटेल के साथ हम करेंगे बातचीत। नहीं बदलेगी लैपटॉप इंपोर्ट की व्यवस्था। लैपटॉप इंपोर्ट को लेकर के जो बदलाव किए गए थे उसमें कुछ एक नया अपडेट्स आया है। क्या वो अपडेट है, उसका असर आपके लैपटॉप इंपोर्ट करने पर किस तरीके से पड़ेगा, या लैपटॉप खरीदने पर कैसा पड़ेगा, ये भी होगी बातचीत। और आखिर में बीमा ट्रेडिंग से एलआईसी को क्या आपत्ति है, क्या है पूरी खबर, करेंगे इस पर भी विस्तारपूर्वक बातचीत। लेकिन शुरुआत करेंगे खबर टीआरएआई के साथ जुड़ी हुई। टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरएआई ने टेलीकॉम कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि स्पैम कॉल करने वाली गैर पंजीकृत टेलीमार्केटिंग संस्थाओं के कनेक्शन को तुरंत काट दे और उन्हें 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करे। इस सिलसिले में मंगलवार को टीआरएआई की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। टीआरएआई की तरफ से कंपनियों को यह भी कहा गया है कि स्पैम कॉल को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी हर 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराई जाए। शुभम जी, इसको लेकर के लगातार सरकार की तरफ से कई बार प्रयास किए गए हैं, लेकिन स्पैम कॉल रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या ये नया कदम कितना महत्वपूर्ण है, क्या इससे कुछ रुकावट आ सकती है क्या? जी देखिए, ट्राई लगातार कोशिश कर रहा है। फ्रॉड्स के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, कुरियर कंपनी की तरफ से कभी किसी वजह के किसी कंपनी की तरफ से कॉल कर कोई फिशिंग लिंक भेजकर और लोगों के अकाउंट खाली हो जा रहे हैं। तो इस तरीके की लगातार बढ़ती शिकायतों के बाद ट्राई कई तरीके से ये कोशिश कर चुका है कि इन स्पैम कॉल्स पर किसी तरह रोक लगाई जाए। लेकिन जो पूरी कोशिश है वो वहाँ जाकर नाकाम हो जाती है कि लोग नंबर बदल जाता है तो वो दूसरा नंबर ले लेते हैं। अब इसमें भी सरकार क्या कह रही है, ट्राई क्या कह रहा है? ट्राई ये कह रहा है कि ठीक है, आप अनरजिस्टर्ड नंबर को ब्लॉक कर दीजिए, 2 साल के लिए ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, कर दिया, लेकिन नया नहीं लेंगे, ये कैसे रुकेगा? लोग अपने नॉर्मल नंबर से को भी लेकर, अगर सिम से लेकर एम्प्लॉय के नाम से कोई कंपनी नंबर ले लेती है और उसके बाद उससे कॉल कराती है, तो उसको आप कैसे रोकेंगे? हालांकि अब ये भी कहा है ट्राई ने कि 1 तारीख और 16 तारीख हर महीने 2 बार ये पूरी जानकारी सौंपी जाएगी कि आपने कितने नंबर्स पर ये रोक लगाई, किन अनरजिस्टर्ड नंबर पर आपने ये सख्ती की है। कोशिश एक और है, लेकिन अभी भी कहीं ऐसा कुछ पुख्ता सामने नहीं आ रहा है। डीएनडी का नाम हम लोग शायद कितने सालों से सुन रहे हैं कि डीएनडी लगा दीजिए आप अपने मोबाइल पर, लेकिन आपके पास कॉल नहीं आएगी। लेकिन आप देखिए, चाहे वो रियल एस्टेट की हो, चाहे वो बीएफएसआई की हो, चाहे वो फ्रॉड कॉल्स हो, चाहे वो मार्केटिंग कॉल्स हो, लगातार आ रही हैं। तो ट्राई को कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने की ज़रूरत है कि ठीक है, आप ब्लॉक कर देंगे, एक नंबर ब्लॉक कर देते हैं, दूसरे नंबर से आ जाता है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि इससे निपटना इतना आसान नहीं है। हाँ, ट्राई जरूर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। ट्राई जो कर सकता है वो यही कर सकता है कि आप ठीक है, रजिस्टर्ड नंबर लाइए, एक नई सीरीज ला दीजिए। एक नई सीरीज लाना शायद एक इस दिशा में निर्णायक कदम हो सकता है कि इस सीरीज के ही नंबर मार्केटिंग कॉल्स मानी जाएंगी। तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर मान लीजिए कोई एक खास नंबर से फोन आ रहा है तो वो मार्केटिंग कॉल से। लेकिन जब साधारण नंबर से, मान लीजिए मेरा नंबर लेकर अगर मैं मार्केटिंग कॉल करने लगूं, तो ये कैसे पहचाना जाएगा कि ये साधारण नंबर है? ये वही है कि आप रिपोर्ट करेंगे तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। 2 साल का ब्लॉक की बात कही है, ट्यूसडे को ये बात ट्राई ने कही है। 1 तारीख और 16 तारीख 2 हर महीने की तारीख निश्चित की गई है जब टेलीकॉम कंपनियां अपनी रिपोर्ट ट्राई को सौंपें। अब चलिए, प्रयास है, अब देखना ये होगा कि इस प्रयास का कितना जो है लाभ मिलता है और कितनी जल्दी हम लोग ये स्पैम कॉल के जो एक तरीके से जाल बना हुआ है उससे बाहर निकल पाते हैं। इस बीच जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर के तारीख अब घोषित होने के साथ इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई, क्या इस बार की बैठक जीएसटी की दरों में बदलाव किया जाएगा या नहीं।
बैठक 9 सितंबर को होनी है और माना जा रहा है कि बैठक के दौरान जीएसटी के टैक्स स्लैब घटाने पर चर्चा हो सकती है। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते समय ये संकेत दिए हैं कि जीएसटी की दरों में बदलाव किया जाएगा। इस बार की बैठक में टैक्स स्लैब घटाने की चर्चा के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले टैक्स तथा मल्टीनेशनल कंपनियों को उनके विदेशी कारोबार से होने वाली कमाई पर टैक्स को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। काफ़ी सारी उम्मीदें हैं जीएसटी को लेकर के। लगातार बजट से पहले भी शुभम जी हम लोग मनी सेंटर में बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ वो महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो कि हो सकते हैं, उसके बाद से आगे का प्रश्न करते हैं। जी देखिए, बात शुरू होती है पार्लियामेंट में। बजट पर जब डिस्कशन चल रहा था, बजट पेश होने के बाद, तब ये बात वित्त मंत्री की ओर से कही गई थी कि जो मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और उसके आधार पर हम जो रेट को रैशनलाइज करने का, तर्कसंगत बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। बिहार के जो वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है, वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इस डिटेल्ड रिपोर्ट को समझने के बाद ही किसी स्थिति पे पहुंचा जाएगा। हाँ, जो प्रोडक्ट हैं, जो बातें हैं, जो जिन पर इस बैठक में 9 सितंबर को होने वाली बैठक में चर्चा हो सकती है, उनमें दो प्रमुख मुद्दे हैं। पहला मुद्दा एविएशन कंपनियों को जो नोटिस गया अभी हाल में, उन पर चर्चा हो सकती है। और दूसरा और बड़ा मुद्दा जो मल्टीनेशनल कंपनी, जैसा आपने जिक्र किया, मल्टीनेशनल कंपनी को जो टैक्स नोटिस गए हैं उनसे कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा आपको याद होगा भी सड़क परिवहन मंत्री ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें कहा गया था कि इंश्योरेंस पर आपको जीएसटी हटाना चाहिए, इंश्योरेंस पर जीएसटी लगाना ठीक नहीं है। हो सकता है सरकार इस दिशा में भी आगे बढ़ते हुए कुछ एक प्रोडक्ट्स को जिन पर कम जीएसटी लगता है, अभी लग्जरी प्रोडक्ट हैं, उन पर बढ़ाने की बात कही जाए। इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट जो जरूरी प्रोडक्ट हैं, जिसमें सरकार चाहती है पेनिट्रेशन बढ़े, इन पर कम करने की बात कही जाए। लेकिन बात वही है कि जीएसटी के संग्रह पर इसकी कितनी चोट पहुंचेगी, रैशनलाइज करने की सारी कहानी वहीं से शुरू है। मंत्री समूह क्या रिकमेंडेशन अपनी देते हैं, वो देखने वाली बात होगी। और क्या ये मान के चलें कुछ विशेष उत्पादों पर जो कि ज़रूरी हो उनमें जो है कुछ रियायत दी जाए ताकि वो सस्ते हो सकें, क्योंकि महंगाई का मुद्दा लगातार बना हुआ है। और दूसरा, नेचुरल गैस को लेकर के बहुत दिन से बातचीत हो रही है, क्या चर्चा में ये बात आएगी कि इसको जीएसटी में शामिल किया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस पर बातचीत चल रही है। देखिए, पेट्रोल डीजल दूर की बात है, अभी आपने वो इतना आसान नहीं होगा। पेट्रोल डीजल पर फिर वही बात हो जाएगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे होगा, स्टेट भी है, सेंटर भी है ये। लेकिन हाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो बात है वो कच्चे तेल से शुरू हो सकती है। उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए ये बात हमने बजट के लगभग भी डिस्कस की थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर अगर आप कच्चे तेल पर सीधे अगर जीएसटी पर कोई स्ट्रक्चर ले आते हैं तो नीचे की जो पूरी लाइन है उस पर भी वो रैशनलाइज किया जा सकता है। तो इस दिशा में सरकार आगे बढ़ सकती है। लेकिन हाँ, पेट्रोल डीजल अभी जीएसटी ये दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर है। बीमा पर काफ़ी बातें चल रही हैं, बीमा क्या रियायत मिल सकती है, जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया कि वहाँ पर उनकी सरकार के मंत्री ने इस बात को कहा है कि जीएसटी नहीं लगना चाहिए, तो इस पर कुछ फैसला हो सकता है। बिल्कुल, देखिए सुझाव है ये और बिल्कुल होना चाहिए। मुझे लगता है स्वास्थ्य बीमा जैसी जरूरी चीज, अगर आप ये चाहते हैं कि लोग वाहन का, स्वास्थ्य का बीमा कराएं, तो सिंपल सी बात है, भारी भरकम प्रीमियम के बाद, प्रीमियम बढ़ रहे हैं, प्रीमियम की महंगाई बढ़ रही है, उसके बाद टैक्स का बोझ 18% लगा देना, ये ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि हाँ, इंश्योरेंस जैसी जरूरी चीज, इंश्योरेंस को भी इसेंशियल माना जाना चाहिए और इंश्योरेंस जैसी जरूरी चीज पर नहीं या बहुत कम टैक्स लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो सरकार को चाहिए कि लोग अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदें। चलिए, तो 9 सितंबर को बैठक होनी है, उससे पहले क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं उसके बारे में भी हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे और जब ये पर निर्णय होगा तो उस पर भी हम डिटेल विश्लेषण करते रहेंगे। इस बीच जुलाई के दौरान महंगाई दर 5 साल के निचले स्तर पर आने के बावजूद अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि खाद्य महंगाई अभी भी रह सकती है, जिस वजह से रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दर कटौती की शुरुआत अगले वित्त वर्ष तक टल सकती है। और आपको बता दें, ये बात का जिक्र हमने कल ही के मनी सेंटर में किया था कि आसान नहीं होगा ब्याज दरों में कटौती करना। अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि खाद्य महंगाई फिर से बढ़ सकती है, जिस वजह से रिटेल महंगाई दर के बढ़ने की संभावना है। ऐसे में रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट कटौती को लेकर के जल्दबाजी नहीं होगी। तो शुभम जी, इस बारे में तो कल तो हमने विस्तारपूर्वक डिटेल में बताया था कि जो 3 बातें हमने कही थी वही 3 बातें हैं। खाद्य महंगाई फिर बढ़ सकती है, जैसा हमने कहा था कि ये जो असंतुलन है मानसून का, अगर ये बढ़ता है तो आने वाले दिनों में महंगाई देखने को मिल सकती है। कपास पर चिंता हमने जताई थी, वो महंगाई देखने को मिल सकती है। पेरिशेबल आइटम्स, सब्जी है, फल हैं, दूध हैं, दूध को स्पेशली आरबीआई ने कहा था कि हाँ, इस पर चिंता बनी रह सकती है। फल सब्जी, अगर बारिश ज़्यादा हो गई, रोड बंद हो गए, सोलन से आने वाली मटर नहीं पहुंची तो महंगाई बढ़ सकती है, फर्रुखाबाद से आने वाला आलू नहीं पहुंचा तो महंगाई बढ़ सकती है। तो ये सब एक ऐसी चीज़ें हैं जो सीधी सी बात है, बहुत तेज बारिश हो जाए, रोड बंद हो जाए, पेड़ गिर जाए, जहां सप्लाई चेन थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, महंगाई ने सर उठा लिया।
तो बिल्कुल आरबीआई ने कहा था कि हम थाली को केंद्र में रख के ही ब्याज दरों पे कोई फैसला लेंगे। ब्याज दरें बिल्कुल अर्थशास्त्रियों का जो अनुमान है, मेरा भी यही इसी तरीके से मानना है, समझना है कि ब्याज दरों के कटौती में अभी हमें लंबा इंतजार करना होगा। शायद 2025 में ही हम पहली कटौती देखेंगे। फेड से जो संकेत आएंगे उसके बाद ये राह और आसान हो जाएगी। लेकिन एक बात आपसे और समझना चाहेंगे, पूरे साल भर से ऊपर हो गया और ये फूड इन्फ्लेशन तमाम प्रयासों के बावजूद सरकार के नियंत्रण में क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि ये बड़ा सरदर्द क्यों बना हुआ है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है जो मोटा अनाज है, जो मोटा अनाज भी नहीं, मैं जो कहूंगा गेहूं चावल है, जो सबसे बड़ी इन्फ्लेशन है वो वहां से निकल के आ रही है। बहुत समय बाद हमने ऐसा देखा लॉकडाउन के बाद से कि एमएसपी के ऊपर गेहूं लगातार बिक रहा है। पूरे साल गेहूं लगातार बिका, सरकार ने निर्यात खोला, फिर निर्यात पर रोक लगानी पड़ी, फिर सरकार ने आप देखिए कई चीजों पर स्टॉक लिमिट लगा दी, फिर चावल का निर्यात बंद कर दिया। तमाम चीजों के निर्यात पर रोक लगाने के बाद पूरी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से सप्लाई को आगे रखा जाए, सप्लाई को बनाकर रखा जाए। लेकिन आप मौसम का क्या करेंगे? अगर मौसम की वजह से सब्जी नहीं आ रही है, मौसम की वजह से कोई फसल प्रभावित हो रही है, तो वो दूध की कीमत देखिए, खल महंगी हो गई, भूसा महंगा हो गया। अगर सारा जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो जाएगा किसान के लिए, तो सीधी सी बात है दूध महंगा होगा। अमूल ने, बड़ी कंपनियों ने 2-2 रुपए लीटर कई बार दूध के दाम बढ़ा दिए। अगर 5-6 रुपए लीटर, 7 रुपए लीटर दूध का दाम बढ़ गया तो ये इन्फ्लेशन में दिखेगा ही दिखेगा। वही बात आप अंडे का देख लीजिए। अंडे में अगर आप मेज की और इनकी इन्फ्लेशन को देखें, वही बात है कि वही रॉ मटेरियल है, वही उनके लिए एक तरीके से आहार है। अगर उसकी कीमत बढ़ेंगे तो अंडा महंगा हो जाएगा। दूध, अंडा, सब्जी, गेहूं, चावल, दाल की महंगाई अभी हमने हाल में देखी थी। तो क्योंकि खाद्य महंगाई कई तरफ से अपने नाखून पैने कर रही है, लोगों के लिए डरा रही है, इसी वजह से। इसके अलावा हेल्थ की इन्फ्लेशन, एजुकेशन की इन्फ्लेशन, वो भी लगातार बनी हुई है। तो ये जो पेन पॉइंट है ये एक नहीं है। कोर महंगाई भले आपको नीचे दिखेगी, लेकिन ये जो खाद्य महंगाई है जिसका वेटेज भी ठीक ठाक है बास्केट में, वहां जब तक राहत नहीं मिलेगी, और वहां राहत मिलना अभी थोड़ा दूर की कौड़ी लग रही है। मॉनसून साथ दे दे, उसके बाद त्योहारी सीजन ठीक ठाक निकल जाए, तब हम ये मान सकते हैं कि हाँ, खाद्य महंगाई शायद कुछ कंट्रोल में आ सकती है। आप राहत की बात ये जरूर कह सकते हैं कि कच्चा तेल $80 के आसपास ही घूम रहा है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव, युद्ध, कहीं कोई और जियोपॉलिटिकल टेंशन या किसी वजह से कच्चे तेल की कीमतों ने अगर तेजी दिखाई, तो ये करेला हो सकता है नीम चढ़ा। बिल्कुल। तो अगर आप ये राहत मान के चलिए कि कच्चा तेल अभी सर नीचे करे हुए, कच्चा तेल महंगा नहीं हो रहा है। लेकिन लब्बुल हुआ ये है कि जो आपकी थाली की महंगाई से आप परेशान हैं, हर रोज़ सब्जी लेने जाते हैं, थोड़ा परेशान होकर के आते हैं, तो अभी ये परेशानी कुछ दिन तक बनी रह सकती है। बहुत जल्दी इससे निजात मिलती हुई दिखाई नहीं दे सकती। मानसून पर सबकी नजरें रहेंगी। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से सेबी चीफ से जुड़ी रिपोर्ट जारी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दी गई है, जिसमें मांग की गई है कि सेबी की तरफ से अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के लगाए गए आरोपों की जांच तेज गति से कराई जाए। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति ने उन विदेशी फंड्स में निवेश किया हुआ है जिसका इस्तेमाल अदानी ग्रुप के शेयरों का भाव बढ़ाने के लिए किया गया था। ये मामला अभी और ज़्यादा पेचीदा और ज़्यादा उलझता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? अभी देखिए, टोटल 24 मामले थे जिनमें सेबी जांच कर रहा था। 22 मामलों में जांच पूरी हो गई थी तय समय के अंदर। एक मामले में जांच अभी मार्च में पूरी हो गई है, एक मामला अभी भी बचा हुआ है। जो नई याचिका आई है वो क्यों आई है? वो आई है इसलिए क्योंकि हिंडनबर्ग ने जो नोटिस गया था उसका जवाब देने से पहले सेबी की प्रमुख पर आरोप लगा दिए। उन्होंने कह दिया कि नहीं, इस पूरी धांधली में सेबी प्रमुख भी इन्वॉल्व हैं। क्या उसका कोई आधार है, क्या उसका कोई, ये फिर आगे की जांच की बात है। हालांकि सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि, और जैसी आशंका जताई जा रही थी कि सेबी चीफ आगे बढ़कर इस्तीफा दे सकते थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेबी चीफ ने अपनी बात आगे रख दी और ये माना गया कि हिंडनबर्ग ने अपनी जो जवाब देना था वो जवाब देने की जगह नए एलिगेशन लगा दिए। आप बाजार को भी देखिए, बाजार ने भी इसको इस बार डिस्काउंट कर दिया। पिछली बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बाजार सोचिए और अदानी स्टॉक्स के हाल ध्यान कीजिए, और इस बार देखिए। तो अब बात यह है, अब पिटीशन जिसने डाली उसका यह कहना है कि जो आम निवेशक हैं, जो म्यूचुअल फंड के रास्ते या शेयर बाजार में सीधे निवेश करते हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि सेबी ने 24 मामलों में क्या पूरी जांच की, क्या उन जांच की फाइंडिंग्स निकली, ये सबके सामने आना चाहिए। और ये बिल्कुल जायज़ मांग है। मुझे भी लगता है कि जो करोड़ों निवेशक हैं जो शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि जो नियामक जिसकी नाक के नीचे हम अपना ट्रेड कर रहे हैं, ये मान कर कि सरकार पीछे खड़ी है, नियामक पीछे खड़ा है, अगर वहां कुछ दाल में काला है तो इसको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? अगर
आरोप बेबुनियाद है, निराधार है, तो भी सामने आना चाहिए। और अगर कहीं कोई चीज ऐसी है जो फिशी है तो वो भी सामने आनी चाहिए। 24 मामले हैं, 23 की जांच हो चुकी है, एक मामला है जो जांच हो चुकी है, उनमें सेबी ने निश्चित तौर पर अदानी पर कोई बड़े आरोप नहीं लगाए हैं। चलिए, इस बीच जीवन बीमा में सरेंडर वैल्यू को लेकर के नए नियम लागू होने से पहले जीवन बीमा कंपनियों की तरफ से ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी बेचने की होड़ मची हुई है। नए नियम लागू होने से पहले कंपनियां जो पॉलिसी बेचेंगी उन पर सरेंडर वैल्यू के मौजूदा नियम लागू होंगे, लेकिन नए नियमों के बाद कंपनियों की सरेंडर वैल्यू पर देनदारी बढ़ जाएगी। ऐसे में कंपनियां ये चाहती हैं कि वे नए नियमों से पहले ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी बेच दें। इस बीच कंपनियों ने बीमा रेगुलेटर से भी मांग की है कि सरेंडर वैल्यू के 3 नियमों को 3 महीने के लिए टाल दिया जाए। फिलहाल नए नियम 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं। 2 इसमें सवाल हैं कि ये जो 3 महीने के लिए टालने की बात की गई है, इसको कंसिडर किया जाएगा कि नहीं, और ये जो होड़ लगी हुई है इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, पहला सवाल कि कैसे टाला जाएगा, मुझे लगता है नहीं टाला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉलिसी होल्डर्स के फायदे का सौदा है। ये साफ कहा है बीमा नियामक ने कि अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने 4 पॉलिसी जमा की हैं और उसकी सरेंडर वैल्यू, अभी की स्थिति में क्या होता है, अभी की स्थिति में ये होता है कि या तो वो बिल्कुल जीरो हो जाता है और या फिर उसको बहुत बड़ी पेनल्टी लगकर थोड़ा सा अमाउंट मिलता है। बीमा नए नियम जो 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं, उनके मुताबिक आपने जो भी पैसा जमा किया है वो जब आप सरेंडर वैल्यू बनाएं तो ये ध्यान रखें 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है उसके ऊपर आप एक प्रीमियम बिल्ड कीजिए, और उस प्रीमियम के ऊपर 50 बेसिस पॉइंट उससे हायर रखने की बात कही गई है कि अब 10 साल की बॉन्ड यील्ड अगर 7% पे चल रही है तो 7.5% का ब्याज तो आप कम से कम दीजिए। तो बीमा कंपनियों को ये चिंता है कि ठीक है, अभी तक तो आप सोचिए कि कोई पॉलिसी है जो लैप्स हो गई, उसमें उनका मन था कि भाई ठीक है, अगर आपने ये 4 प्रीमियम के बाद प्रीमियम नहीं दिया, आपकी वैल्यू जीरो हो गई। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अगर आपने जमा भी किया तो आपके ऊपर इतनी पेनल्टी लग गई, ये बचा हिस्सा ये आप ले लीजिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यूलिप के केस में क्या होता था? यूलिप के केस में यही होता था कि अगर आपने यूलिप चाहें 5 साल का लॉक इन है, अगर आप चाहें तो आपको नहीं मिल सकता। यूलिप में ये भी कंडीशन थी, हालांकि वो लॉक इन का मामला है। यहां पर ये जो मामला है ये LIC जैसी कंपनियों के या अन्य बीमा कंपनियों का है कि ठीक है, अगर आपने कोई पॉलिसी बेच दी तो उसकी सरेंडर वैल्यू, अब आदमी अगर 20 साल के लिए लिया लेकिन 7 साल बाद वो चाहें तो उसने जो पैसा जमा किया उस पर 7, 7.5-8% के हिसाब से आप ब्याज जोड़िए और उसके बाद उसको दीजिए। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात कि क्यों LIC या अन्य बीमा कंपनियां, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, इन सबको दिक्कत है? इनको दिक्कत यह है कि नए नियम लागू होते ही इनकी जो यील्ड है वो 20 से 25 बेसिस पॉइंट गिरने की आशंका जताई जा रही है। अब सीधी सी बात है कि जब आगे जो बिजनेस करने जाएंगे उसमें जब लागत बढ़ जाएगी किसी भी तरीके से, या कमीशन का स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाएगा, तो जब कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगी या चीजें महंगी हो जाएंगी, तो उनका ये कोशिश है कि मौजूदा नियम में जितनी ज्यादा पॉलिसी बेच दी जाए उतना अच्छा है। इसीलिए ये होड़ हम देखने को हमें मिल रही है। चलिए, तो अब देखते हैं कि कितनी सफलता मिलती है बीमा कंपनियों को। हालांकि ठीक है, छोटी अवधि के लिए कुछ हो सकता है उनको ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन लंबी अवधि में तो उनको इस चुनौती के लिए और आप व्यापार में हो रहे बदलाव के लिए बीमा कंपनियों को तैयार होना पड़ेगा। वैसे भी बीमा कंपनियां अपने बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट की कीमतें जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और बढ़ाने ही वाली हैं। इस बीच अब रुख कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। दिग्गज जीवन बीमा कंपनी LIC का ये कहना है कि बीमा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक्सको के कामकाज से उनको आपत्ति है और उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। एक्सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जीवन बीमा पॉलिसी होल्डर से कहता है कि पॉलिसी सरेंडर करने के बजाय एक्सो के साथ करार करें। करार के बाद सरेंडर वैल्यू तो मिलेगी ही, पॉलिसी में पॉलिसी कवर भी मिल जाएगा। बस पॉलिसी की मैच्योरिटी के समय जो पैसा होगा वो पॉलिसी होल्डर को ना मिल करके एक्सो को मिलेगा। LIC और एक्सो के इस ट्रेड से आपत्ति है और वो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रही है। पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए पूरा मसला है क्या, ताकि वो इस बात को आसानी से समझ सकें। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि ये जो स्टार्टअप है ये पॉलिसी की ट्रेडिंग कराता है। ट्रेडिंग आप जानते हैं कि कोई चीज़ खरीदना बेचना, इसको ट्रेडिंग कहते हैं। पॉलिसी की ट्रेडिंग कैसे कराता है? सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति ने कोई पॉलिसी, जीवन बीमा पॉलिसी 10 साल के लिए खरीदी। 4 साल बाद उसको ये लगा कि भाई अब ये पॉलिसी मैं चला नहीं पाऊंगा, या मुझे ये इससे ज़्यादा बेहतर विकल्प मिल रहा है। अब क्या तरीका है? तरीका ये है कि वो इस पॉलिसी को कंपनी के पास जाए और कहे मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। ठीक है, अब तक आपने 10 लाख रुपए जमा किए थे, आपको सरेंडर करने पर सपोज कीजिए 8 लाख रुपए मिल रहे हैं। ठीक है,
ये कंपनी क्या करती है, जो स्टार्टअप है ये क्या करती है, कहती है ठीक है तुम्हें वहां 8 लाख मिल रहे हैं, मैं बाजार में इसको बेचने की कोशिश करती हूँ कि 8 साल तक तो ये चला आया ना, तो ये पॉलिसी आपको हम ट्रांसफर करा देंगे, आप 8.25 लाख देके, 8.5 लाख देके, 7.25 लाख देके, 8.25 लाख देके कोई एक ट्रेडिंग कर लीजिए वैल्यू, वो पैसा आप इनको दे दीजिए और ये पॉलिसी आपके नाम में पहुंच जाएगी। ये है बीमा की ट्रेडिंग। अब ठीक है, अगर पॉलिसी होल्डर के हिसाब से देखिए तो सीधी सी बात है, उसे जो सरेंडर वैल्यू मिल रही थी उसमें कुछ प्रीमियम मिलकर यहां मिल गया, पॉलिसी होल्डर ठीक है। आप एजेंट्स की तरफ से सोचिए तो उन्हें जैसे अगर ये पॉलिसी 8 साल में बंद हो जाती तो उनका कमीशन वहां मर जाता ना, लेकिन अब अगर वो 8 साल से 12 साल तक दूसरा व्यक्ति चलाता रहेगा तो उनका कमीशन भी रेगुलर आता जाएगा। तो स्टार्टअप जो ये है वो ये कहता है कि बॉस बीमा की ट्रेडिंग करने से पॉलिसी होल्डर भी खुश है और एजेंट भी खुश है, और यही वो पूरा बिजनेस मॉडल है। तो इस मामले में फिर LIC को क्या आपत्ति हो रही है? देखिए बिल्कुल आपत्ति होगी, क्यों आपत्ति नहीं होगी? अगर वो व्यक्ति जो ट्रेडिंग में पॉलिसी खरीद रहा है, अगर पॉलिसी नहीं खरीदेगा तो वो कहां से पॉलिसी खरीदेगा? कंपनी से पॉलिसी खरीदेगा। तो एक तरीके से कंपनी का बिजनेस डेंट हो रहा है। दूसरी बात, जिस पर सबसे ज्यादा आपत्ति है बीमा कंपनियों को, उनका यह कहना है कि आपने ऐसे पॉलिसी की ट्रेडिंग तो करा दी, लेकिन नियम कानून तो यह कहता है बीमा कंपनियों का कि जिसने पॉलिसी खरीदी थी डेथ बेनिफिट उसी को मिलेगा। डेथ बेनिफिट का ट्रांसफर होता है? वो तो नहीं होता है। अगर होता है तो आप पहले उसको क्लियर कीजिए। तो डेथ बेनिफिट जैसे कई ऐसी चीजें होंगी, नॉमिनी है, डेथ बेनिफिट है, जिनमें आपको टर्म कंडीशन देखनी होगी। तो आप बहुत सोच समझकर इस पर आगे बढ़िए कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो नियम कायदे कानून समझ लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ठीक है आपको पॉलिसी का 8 साल का समय तो मिल गया, आपने थोड़ा प्रीमियम देके वो 8 साल की जो जर्नी थी वो एक झटके में पूरी कर ली, आपको वो मैच्योरिटी पे बेनिफिट मिल जाएंगे, लेकिन इन केस डेथ का की अगर सिनेरियो बनता है तो क्या डेथ बेनिफिट भी उस नए पॉलिसी होल्डर को मिलेगा? बीमा कंपनियों का नियम क्या कहता है? यहां पर दरअसल बात फंसी हुई है। चलिए, तो अगर आप भी इस तरह के प्लेटफॉर्म से पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो इस चीज़ को बड़ी डिटेल में समझने के बाद ही जो है आप अपनी पॉलिसी लीजिए। इस बीच देश में IT हार्डवेयर इंपोर्ट के लिए सरकार ने पिछले साल जिस नई व्यवस्था को लागू किया था उसको अगले कुछ महीनों तक बरकरार रखा जा सकता है। व्यवस्था को पिछले साल नवंबर से लागू किया गया था और उस समय ये कहा गया था कि ये 30 सितंबर तक लागू रहेगी, लेकिन अब लग रहा है कि सरकार इसे आगे भी बढ़ा सकती है। व्यवस्था के तहत इंपोर्ट होने वाले कुछ चुनिंदा IT हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन जानकारी देनी होती है। व्यवस्था के तहत लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर वगैरह के इंपोर्ट की ऑनलाइन जानकारी देनी होती है। ये नियम लागू तो किया गया था चीन को रोकने के लिए, अब इसको एक्सटेंड क्यों किया जा रहा है और क्या कुछ पूरी कहानी है, जरा विस्तारपूर्वक बताइए। देखिए बात ये थी, भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है डोमेस्टिक, उसने ये कहा था कि बॉस हमें बढ़ावा अगर आपको देना है तो ये जो आपके पास सस्ता सस्ता सामान विदेशों से आ रहा है ना, इस पर आपको रोक लगानी होगी। बात शुरू हुई यहाँ से। ठीक है, सरकार ने कहा 1 नवंबर से कि ठीक है बॉस, अब जो भी सामान आ रहा है इसकी पूरी सप्लाई चेन, ये सामान कहाँ बना, किस रास्ते से आया, किस देश से आया, ये हमें पता होना चाहिए, इसका आप एक रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। कोशिश ये थी कि जो सस्ते देश जो डंपिंग कर रहे हैं एक तरीके से, उन पर रोक लगाई जाए और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है इसको बढ़ावा दिया जाए। सिंपल सी बात है कि चीन से अगर आपका सस्ता इंपोर्ट आ रहा है या मतलब थोड़ी हल्की क्वालिटी का माल आ रहा है तो उसको रोका जाए और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए। बात आगे बढ़ी, अमेरिका ने इस पर आपत्ति जताई। अमेरिका ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो भैया अंतरराज्यीय जो व्यापार, राष्ट्रीय जो व्यापार नियम है उनके खिलाफ है, आप ऐसे कैसे रोक सकते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ऐसा नहीं करेंगे, आप हम आगे देखते हैं। शायद लग रहा था कि सरकार पीछे टेगी, लेकिन अब नहीं। अब जो अमेरिका से ताज़ा संबंध हैं उनको दिमाग में रखिए, चीन से जो संबंध है उनको दिमाग में रखिए, और सरकार ने कह दिया कि अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने जो रोक लगाई इसके नतीजे देखेंगे, जो सरकार ने अपनी बात कही है इसके नतीजे देखने के बाद ही सरकार ये अनाउंस करेगी, इस रिव्यू को असेस करने के बाद, कि इस पूरी एक्सरसाइज का क्या बेनिफिट हुआ, और इसके बाद ही सरकार कोई अगला फैसला लेगी कि इसको कब तक जारी रखा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT टेक्नोलॉजी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, वो इस पूरे डिस्कशन में इन्वॉल्व है। वो इसको एसेस कर रही है कि ये जो पूरी एक्सरसाइज की गई इसके क्या फलितार्थ आए, उसके आधार पर फिर अगली रणनीति तय की जाएगी। चलिए, तो सितंबर तक जो उम्मीद थी लग रही थी वो अब आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब समीक्षा होगी, समीक्षा में कितना समय लगेगा, उसके क्या निहितार्थ निकलते हैं, इन तमाम चीज़ों पर अभी थोड़ा और समय लग सकता है। इस बीच अभूतपूर्व घटनाक्रम में देश के कंपटीशन कमीशन यानी कि CCI ने दिग्गज टेक कंपनी एप्पल को लेकर के अपनी उन 2 रिपोर्ट्स को वापस ले लिया है, जिनमें कि आरोप ये लगाया गया था कि एप्पल ने कंपटीशन कानून का उल्लंघन किया है। CCI की तरफ से पहले जब रिपोर्ट जारी की गई थी तो उस शिकायत का सामना करना पड़ा था। शिकायत में ये कहा गया था कि CCI ने रिपोर्ट्स के जरिए एप्पल के कमर्शियल सीक्रेट उनके कॉम्पिटिटर के सामने रख दिए हैं। ये CCI को एप्पल के सामने झुकना क्यों पड़ रहा है? देखिए, इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, होता क्या है, जब
प्रतिस्पर्धा आयोग के पास या सीसीआई के पास कोई कंप्लेंट जाती है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है ये हमें समझना होगा, तब हम इस खबर को दरअसल सही से समझ पाएंगे। ऊपर से खबर क्या समझ आ रही है, ऊपर से खबर ये समझ आ रही है कि रिपोर्ट को वापस ले लिया सीसीआई ने। होता क्या है, होता यह है कि कोई शिकायत आती है, इसके बाद सीसीआई उस शिकायत पर जांच बैठालता है, वो जांच पूरी होती है, उस जांच की रिपोर्ट सीसीआई के पास आती है। सीसीआई उस रिपोर्ट को, जिसके खिलाफ जांच थी और जो पक्ष उसमें शामिल थे, उनको वो रिपोर्ट देती है, कहती है आप अपने जवाब सबमिट कीजिए। उन जवाबों के आधार पर सीसीआई अंतिम फैसला देती है, जिसमें वो दोषी पाती है, नहीं पाती है या पेनल्टी लगाती है। ये सीसीआई के काम करने का पूरी व्यवस्था है। एप्पल का केस कहां तक पहुंचा? एप्पल के केस में जो कंपनियां थी वो एप्पल के खिलाफ शिकायत लेके पहुंची, सीसीआई ने कहा जांच कीजिए, जांच की गई, रिपोर्ट आई। अब वो रिपोर्ट जानी थी उन कंपनियों के पास, एप्पल और तमाम उन टेक कंपनियों के पास जिनको अपने जवाब देने थे। इस पर एप्पल ने ये कहा कि देखिए आप ये जो जवाब सबको दे रहे हैं ना, इस रिपोर्ट में मेरे काम की, मेरे बिजनेस से जुड़े सीक्रेट्स भी हैं, गोपनीय जानकारी भी हैं, तमाम डेटा ऐसा है जो कल को अगर ब्रीच हो गया तो दिक्कत हो सकती है। ये अपील की सीसीआई में एप्पल ने। इस पर सीसीआई ने यह कहा कि हाँ ये बात तो सही है, अधिकारों की रक्षा तो सबकी होनी चाहिए। पता चला एप्पल को लपेटते लपेटते ऐसा ना हो कई लाखों लोगों का डेटा दांव पर लग जाए। तब सीसीआई ने कहा कि इस रिपोर्ट को आप वापस दे दीजिए। लेकिन अब बात यह है कि एक बार रिपोर्ट दे दी गई, अब उसके बाद अगर आप वापस लेंगे तो एक तरीके से ये सैद्धांतिक मान लिया जाएगा कि अब अगर डेटा ब्रीच हुआ किसी कंपनी की तरफ से तो ये माना जाएगा कि उसने गलती की है। हालांकि रिपोर्ट तो वो अब जिसके पास चली गई, वापस आने का मतलब ये तो आप रिपोर्ट कैसे, अगर आपने मेल से भेजी है, हार्ड कॉपी भेजी, किसी ने फोटो कॉपी करा ली हो या मेल भेजी हो, उसने मेल सेव करी, तो आप कैसे रोकेंगे? ये तो खैर समझने की बात है। लेकिन हाँ, सीसीआई ने पूरी बात ये कही कि एप्पल ने जो बात कही, एप्पल की बात में उसको लगा कि हाँ गोपनीय जानकारी है बिजनेस से जुड़ी, ये दूसरी कंपनियों के पास जाएगी तो ठीक नहीं रहेगा, तो इस रिपोर्ट को वापस लाया जाए। लेकिन इस पर इससे ये कह देना कि कोई नई जांच के आदेश दिए ये गलत है, और ये कह देना कि ये जांच बंद हो गई ये भी गलत है। अब सीसीआई इसका कोई रास्ता ये निकालेगी कि अगर एप्पल दोषी पाया जाएगा तो उसका कोई रास्ता निकालकर उस पर फिर निर्णय, या फिर उस गोपनीय जानकारी को हटाकर फिर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जो सारे पक्षधारों को दी जाएगी और उसके आधार पर सीसीआई अंतिम फैसला लेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज की इस चर्चा में जुड़े आप और इन तमाम खबरों का विश्लेषण किया। हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। और अब इस कार्यक्रम को तो समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश लगातार उन्नत करे, प्रगति करे, विकसित भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस स्वतंत्रता दिवस पे आपको छोड़ जा रहे हैं। कल जो है दिन भर मनी9 के साथ बने रहिए और स्वतंत्रता दिवस को पूरी तरीके से सेलिब्रेट कीजिए। और परसों आपसे फिर मुलाकात होगी दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ, और इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हम स्वतंत्रता दिवस पर भी लेकर के आ रहे हैं। तो मनी9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद। ऐसे ही का तमाम ये तंगो दीवार है, कैसा ही रंगो